नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स की टीचिंग मेथड्स। इससे पहले हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, भारत के प्रमुख गणितज्ञ और गणित की प्रकृतियाँ परिभाषाएं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा है गणित शिक्षण के उद्देश्य। हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथ्स के टीचिंग मेथड्स। ये सभी जितने भी टॉपिक है दोस्तों मैथ्स के जो टीचिंग मेथड्स के हैं वो यहाँ निःशुल्क करवाए जाएंगे, बस आपका सहयोग बना रहे दोस्तों। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? हम पहले उद्देश्य की परिभाषा है उसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। निश्चिंत या अटल दृष्टिकोण के साथ कार्य को संपन्न करने की इच्छा शक्ति। किसी एक निश्चिंत या अटल दृष्टिकोण के साथ कि हाँ हमें दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम इस कार्य को करके ही रहेंगे, उस इच्छा शक्ति को ही उद्देश्य कहते हैं। यानी उद्देश्य ये निर्धारित करता है कि हमें क्या करना है, हो कब तक करना है, मतलब एक समयावधि के दौरान किसी लक्ष्य की प्राप्ति को ही उद्देश्य कहते हैं। निश्चिंत या अटल दृष्टिकोण के साथ कार्य को संपन्न करने की इच्छा शक्ति। कुछ परिभाषाएं हैं। पहली है डॉक्टर भाटिया के अनुसार, उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान होता है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं, तथा उसके विद्यार्थी उस पतवारविहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाते हुए तट की ओर बढ़ रही है। यानी शिक्षक वो नाविक है जो वो नौका चला रहा है जिसपे विद्यार्थी बैठे हैं और उसे पता ही नहीं है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए जो उनके विद्यार्थी हैं वो पतवारहीन नौका पर बैठे हैं, यानी उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि उसको किस दिशा में जाना है, कितनी दूरी पे जाना है। मतलब वो समुद्र की लहरों की थपेड़ी खाते हुए तट की ओर बढ़ रही है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो किधर जा रही है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है बीगुड की। उद्देश्य पूर्ण निर्धारित साध्य, यानी पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि हमें ये कार्य करना है और इस कार्य करने के लिए हमें ये उपलब्धियां होनी चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? पूर्ण निर्धारित साध्य है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्माताओं द्वारा निर्धारित किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जो शिक्षक होते हैं जो स्कूल में होते हैं वो क्या है दोस्तों, वहाँ का जो जैसे हाफ ईयरली हो या टेस्ट हो, जो भी एग्ज़ाम होते हैं तो उनके जो ब्लूप्रिंट है वही तैयार करते हैं, वही उनका मूल्यांकन करते हैं और वही क्या है दोस्तों फिर निर्धारित करते हैं कि इन बच्चों को कितना, जो इनके शिक्षण उद्देश्य हैं कितने प्राप्त हुए हैं, कितने प्राप्त नहीं हुए हैं, कहाँ खामियां रही हैं, कैसे इनको दूर करना है, कैसे इनका उपचारात्मक शिक्षण करवाना है। ये कौन करते हैं दोस्तों? शिक्षक करते हैं जो विद्यालय में होते हैं। और जो शिक्षा नीति निर्माता होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? वो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि जैसे कोई 6 क्लास का बच्चा है तो उसके लिए कितना सिलेबस बनाना है, और जो 10th क्लास का बच्चा है उसके लिए कितना सिलेबस बनाना है। ये कौन निर्धारित करते हैं? जो शिक्षा नीति निर्माता होते हैं वो ही कक्षाओं की ब्लूप्रिंट बनाते हैं या वो पाठ्यक्रम या करिकुलम का निर्माण करते हैं जो छात्रों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। शिक्षण उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य इन्हें लक्ष्य भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें लक्ष्य भी कहा जाता है। जो सामान्य उद्देश्य है इनको लक्ष्य भी कहा जाता है। इनका क्षेत्र व्यापक होता है। प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, पहली है इनका क्षेत्र व्यापक होता है, इन्हें पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह दूसरी विशेषता है कि इन्हें पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य लक्ष्य राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, समाज निर्माण, नैतिक निर्माण, जीवन यापन, व्यवसायिक गुणों आदि के निर्माण के आधार पर होता है। जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं या जिसमें राष्ट्र निर्माण हो, देश के प्रति सेवा हो, देश के प्रति समर्पण हो, देश के प्रति प्रेम हो, वो सभी क्या है? सामान्य उद्देश्य में आते हैं। नैतिक जीवन में ईमानदारी, जितने भी नैतिक गुण हैं वो सभी सामान्य उद्देश्य के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इनका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है और इन्हें क्या है? पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं कैसे होते हैं? औपचारिक होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये कैसे होते हैं? ये औपचारिक होते हैं। इन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों क्या है? इन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त किया जाता है। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनको अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त किया जाता है। इनका जो क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक, विस्तृत और सामान्य होता है। सामान्य उद्देश्यों का क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक, विस्तृत और सामान्य होता है। अब हम औपचारिक उद्देश्य और अनौपचारिक उद्देश्यों में अंतर पढ़ लेते हैं।
जो औपचारिक उद्देश्य होते हैं दोस्तों, इनका क्या निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। जो औपचारिक उद्देश्य है इनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, जबकि ना ही फिक्स कैरिकुलम होता है। जबकि अनौपचारिक उद्देश्यों का क्या है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इनके लिए क्या है, प्रशिक्षक और प्रशिक्षक मतलब ऐसे शिक्षक की जरूरत जिसने प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा हो। इनके लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षक की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये वातावरण द्वारा भी सीख सकते हैं, परिवार द्वारा भी सीख सकते हैं, विद्यालय से भी सीख सकते हैं। औपचारिक उद्देश्य क्या है, कहीं से भी इनकी पूर्ति होती रहती है। मतलब ये क्या है, सभी का समायोजन होता है। किस प्रकार का होता है, ये सभी वातावरण, स्कूल, परिवार सबका क्या है, समायोजन है। इसके लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षक की जरूरत पड़ती है, यानी प्रशिक्षित शिक्षक की जरूरत पड़ती है अनौपचारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इनका क्षेत्र व्यापक होता है और इन्हें लंबी समयावधि में प्राप्त किया जाता है। जबकि जो अनौपचारिक उद्देश्य है, इनका क्षेत्र संकुचित होता है और इन्हें निश्चित समयावधि में ही प्राप्त किया जाता है। यानी इसकी एक फिक्स टाइम होता है, भाई इतनी ही समयावधि में इसको प्राप्त करना है। सामान्य उद्देश्यों की विशेषताएं, ये विद्यालय ज्ञान को दैनिक जीवन और व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाते हैं। ये सृजनात्मक सोच को विकसित करते हैं। यानी ये जो चिंतन होता है किस प्रकार का होता है, अपसारी चिंतन होता है। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं इनमें किस प्रकार का चिंतन होता है, अपसारी, क्योंकि ये सृजनात्मक सोच को विकसित करते हैं। ये क्रियात्मक अनुभव प्रदान करने यानी फिजिकल एक्टिविटी में भी ये सहायक है। नवीन विचारों को प्रधानता देते हैं, यानी सृजनात्मक सोच को विकास करना या नवीन विचारों को प्रदान देना एक ही बात है। इनकी समझ से सभी विषयों में सहसंबंध स्थापित होता है। यानी सामान्य उद्देश्य क्या है, जैसे हम गणित पढ़ा रहे हैं या हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो उसमें किसी इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं कि 1000 ईस्वी पहले ऐसा हुआ था। तो जो सामान्य उद्देश्य क्या है, गणित और सामाजिक विज्ञान का में सहसंबंध स्थापित करते हैं। ये व्यवसायिक और रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहायक है। सामान्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, व्यवसायिक और रोजगार उपलब्ध कराने में भी सहायक है। यानी जैसे कोई गणित पढ़ा हुआ बच्चा कहीं बाहर जाके उस गणित का दैनिक जीवन में उपयोग करता है। जैसे ट्रायंगल का उपयोग कहाँ करना है, जैसे इस प्रकार की कोई आकृति बनानी है, या फिर इस प्रकार बनाना है, या फिर सर्कल बनाना है, इसकी मध्य कितना एंगल बनाने हैं, या किस एंगल से किसको कैसे डिजाइन करना है, तो व्यवसायिक रोजगार में उपलब्ध कराने में ये सहायक होते हैं। इनका निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, यानी इन्हें सही तरीके से या इनको कोई ना तो एक निश्चित डायरेक्शन में पढ़ाया जा सकता है, ना ही इनका एक निश्चित करिकुलम होता है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वह माध्यम है जिसकी सहायता से सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य कैसे हैं, इस प्रकार के हैं जिनसे सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इनका क्या है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य है इनका फिक्स सिलेबस होता है। इनके एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किया जाता है। इनका क्या पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है और उन्हें निश्चित समयावधि में प्राप्त किया जाता है। ये अनौपचारिक होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक होते हैं और प्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। ये अनौपचारिक होते हैं और प्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। इनका एक निश्चित उद्देश्य होता है, मतलब जो लक्ष्य होता है, जो सामान्य उद्देश्य होता है, उनको प्राप्त करने का मार्ग ही विशिष्ट उद्देश्य है, जिन्हें एक निश्चित समयावधि में प्राप्त करना होता है। अब हम विशिष्ट और सामान्य उद्देश्यों में अंतर देख लेते हैं। इनका क्षेत्र सीमित होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य है इनका क्षेत्र सीमित होता है। सामान्य उद्देश्य इनका क्षेत्र व्यापक होता है। विशिष्ट उद्देश्य इन्हें निश्चित या कम समयावधि में प्राप्त किया जाता है, जबकि जो सामान्य उद्देश्य है इन्हें लंबी या समयावधि में प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं, भाई किस प्रकार जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये स्पष्ट होते हैं कि हमें छोटे छोटे गोल प्राप्त करने हैं। यानी आज हमें किसी विषय का केवल एक चैप्टर पढ़ाना है, तो ये क्या है, विशिष्ट उद्देश्य है। तो ये कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जबकि जो सामान्य उद्देश्य है ये स्पष्ट होते हैं, मतलब इन्हें फिक्स डायरेक्शन में या इनका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, भाई आज क्या पढ़ाना है। ये क्या है, धीरे धीरे अर्निंग होती जाती है, धीरे धीरे सीखते जाते हैं। इनको प्राप्त करने का मार्ग प्रत्यक्ष होता है, जबकि सामान्य उद्देश्य इनको प्राप्त करने का मार्ग अप्रत्यक्ष होता है। ये अनौपचारिक होते हैं, ये औपचारिक होते हैं। जो विशिष्ट उद्देश्य अनौपचारिक होते हैं, जबकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये औपचारिक होते हैं। इनका निश्चित पाठ्यक्रम होता है। सामान्य उद्देश्यों का निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं इनका आधार कैसा होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। जबकि जो सामान्य उद्देश्य हैं ये दार्शनिक होते हैं। हम इसे भी याद रख सकते हैं, जैसे नैतिक, सामाजिक, दार्शनिक सभी मूल्य क्या है, सामान्य उद्देश्यों में आते हैं। तो जैसे किसी का नैतिक होना, ईमानदार है, बेईमान है, या उसका सामाजिक होना कि वो नेता बनना चाहता है या अभिनेता बनना चाहता है, तो ये सभी सामान्य उद्देश्य में आते हैं। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। इनका संबंध एक निश्चित विषय से होता है, जबकि जो सामान्य उद्देश्य होता है इनमें सभी विषयों का सहसंबंध होता है।
अब है दोस्तों शैक्षणिक उद्देश्यों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से विश्लेषण। पहला दोस्तों व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपन विश्लेषण पढ़ेंगे। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में है लक्ष्य, साधन और साक्ष्य। तीन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लक्ष्य, शिक्षक द्वारा पहले क्या है लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। तो सर्वप्रथम क्या आएगा लक्ष्य, फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन। साधन में क्या क्या आता है दोस्तों, शिक्षण विधिया हुआ, पाठ्यक्रम हुआ, सहायक सामग्री हुई जिसमें हम बोर्ड ले सकते हैं या कोई चार्ट ले सकते हैं या 3D मॉडल हो, 2D मॉडल हो, जो भी है वो सभी साधन में आते हैं कि मदद ली जाती है। अंत में उन्हें साक्ष्यों को एकत्रित करना होता है। तीसरा कौन सा दोस्तों, साक्ष्य। इसमें हम मूल्यांकन देख सकते हैं कि मूल्यांकन में अपन ये देख सकते हैं कि जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है उसे जो हमने टारगेट लिया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। जो हमारा शिक्षण उद्देश्य था उस उद्देश्य तक छात्रों ने अधिगम किया या नहीं किया। अगर अधिगम नहीं किया होता तो क्या होता है दोस्तों, यही चक्र पुनः चलाया जाता है। और पुनः चक्र कब तक चलाया जाता है, जब तक बच्चे पूरी तरह अधिगम नहीं कर लेते हैं, जो एक उद्देश्य प्राप्ति की सीमा बताता है। जो साक्ष्य क्या है दोस्तों, एक तरह से मूल्यांकन ही है। तो यह चक्र कब तक चलता रहता है, जब तक बच्चे पूरी तरह से उस जो शिक्षण उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद हम साधन जिसमें हम मदद लेते हैं, और लास्ट में होता है साक्ष्य। यदि हमने उद्देश्य की प्राप्त कर ली है तो हम आगे बढ़ाते हैं। और ये किस प्रकार का है दोस्तों, व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण में क्या क्या है, लक्ष्य, साधन और तीसरा है साक्ष्य। दूसरा है तकनीकी रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तकनीकी रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में सर्वप्रथम हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं, बाद में अधिगम अनुभवों का मदद लेते हैं और लास्ट में करते हैं मूल्यांकन। दोस्तों यहाँ पे हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। जो तकनीकी है उसमें क्या है दोस्तों, उसमें है लक्ष्य, साधन और साक्ष्य। ये तकनीकी वर्गीकरण में है। जबकि दूसरा है दोस्तों, दूसरा वर्गीकरण है ये दोस्तों व्यवहारिक वर्गीकरण है। ये किस प्रकार का है, व्यवहारिक वर्गीकरण। यह है व्यवहारिक और यह है तकनीकी। तकनीकी में क्या क्या है दोस्तों, उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। जबकि जो तकनीकी है दोस्तों, इसमें है उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। और जबकि व्यवहारिक में क्या है दोस्तों, व्यवहारिक में है लक्ष्य, साधन और साक्ष्य। दोनों में ही तीन तीन है, लेकिन याद रखना है कि लक्ष्य, साधन, साक्ष्य व्यवहारिक है, जबकि तकनीकी में है उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। सर्वप्रथम उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है, बाद में अधिगम अनुभव, जिसमें पाठ्यक्रम, शैक्षिक क्रियाएं आदि होती है, वो सभी किस में आते हैं, अधिगम अनुभव में। जो साधन में आते हैं वही अधिगम अनुभव में आते हैं। का उपयोग किया जाता है, तत्पश्चात उपलब्धि जांचने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन क्या है दोस्तों, ये भी अधिगम अधिगम प्राप्ति की सीमाओं को बताता है कि कितना सीखा गया और कितना नहीं सीखा गया है। तो ये काम जो मूल्यांकन करता है वही कौन करता है, साक्ष्य। तीनों एक दूसरे से संबंधित है। जो उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन है, ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पे आश्रित है। जब उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तब हम क्या है, नेक्स्ट चलते हैं, और यदि नहीं होती है दोस्तों तो यही चक्र क्या है, पुनः चलता रहता है। तो दोस्तों दोनों पढ़ लिया। पहला पढ़ा हमने शैक्षणिक उद्देश्यों का व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण में हमने पढ़ा लक्ष्य, साधन और साक्ष्य। जबकि तकनीकी रूप से शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में तकनीकी उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो BS बमलुक द्वारा या ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे पक्ष, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है, उनका संबंध पढ़ेंगे। पहले ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ेंगे, फिर ज्ञानात्मक पक्ष का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भावात्मक पक्ष और लास्ट में क्रियात्मक पक्ष। उसके द्वारा इसके अलावा हम NCERT के बारे में भी पढ़ेंगे, NCERT का वर्गीकरण, और लास्ट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।